हमने आपको इस चैप्टर में डोबेरेनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, प्राउड की परिकल्पना, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के नियम के बारे में बताया और उसमें कुछ न कुछ दोष उत्पन्न हुए। इसके बाद हेडिंग आती है आपकी मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी। जब मूल आवर्त सारणी बनके तैयार हो गई थी मेंडलीफ की, तो उसके बाद आती है उसमें कुछ न कुछ दोष उत्पन्न हुए। उसके बाद सारणी बनाई गई, उसका नाम था आधुनिक आवर्त सारणी। क्या था इस आवर्त सारणी में? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में धीरे धीरे अनेक सुधार किए गए। जो सबसे पहले मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें कुछ न कुछ दोष उत्पन्न होकर आए थे, और जो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी थी वह परमाणु भार पर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। उसमें कुछ न कुछ धीरे धीरे संशोधन किया गया, और संशोधन किसने किया? एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मोजले। क्या नाम था उनका? मोजले नामक एक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने सन 1913 ईस्वी में कब सुधार किया? 1913 ईस्वी में खोज करी, और खोज करने पर यह पाया कि परमाणु क्रमांक की खोज की। किसकी खोज करी? परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। ये लाइन आपको याद करना है कि जो सबसे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड आए, डोबेरेनर आए, मेंडलीफ आए, प्राउड आए, इन चारों साइंटिस्ट ने किसको आधार माना था? परमाणु भार को आधार माना था। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई तो उसमें 1913 ईस्वी में मोजले ने किसको आधार माना? परमाणु क्रमांक को आधार माना। किसको आधार माना? इस नाम को आप याद रखेंगे, किसको आधार माना गया था? परमाणु क्रमांक को आधार माना। फिर क्या था? इस प्रकार परमाणु क्रमांक का तत्वों के गुणधर्मों से सीधा संबंध बताते हुए एक नियम प्रतिपादित किया गया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। बोर्ड पेपर में क्या पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। तो आपको पता हुआ कि कैसे आधुनिक आवर्त नियम बनाया गया। जब मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में दोष उत्पन्न हुए, उन दोषों को किसने दूर किया? मोजले ने। कब दूर किया? 1913 ईस्वी में दूर किया। और किसकी खोज करी? परमाणु क्रमांक की खोज करी। फिर इन्होंने क्या किया? परमाणु क्रमांक को आधार मानकर एक नियम बनाया, और उस नियम को कहा गया आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। आधुनिक आवर्त नियम क्या था? मोजले ने 1913 ईस्वी में जो आधुनिक आवर्त नियम बताया वह क्या था? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण। क्या लिखा है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहा मोजले ने? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इन्होंने किसको आधार माना? परमाणु क्रमांक को आधार माना। जो इससे पहले नियम था, यानी कि मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम, उसमें क्या था? सिर्फ यहाँ पर क्या था? परमाणु भार था। लेकिन जब मोजले ने संशोधन किया तो परमाणु भार की जगह क्या लिखा? परमाणु क्रमांक लिखा। फिर क्या लिखा है? आधुनिक आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण। जो मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी थी उसके निम्नलिखित लक्षण सामने निकल के आए। पहला पॉइंट क्या था इसमें? इस सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। क्या किया गया था? जो तत्व 63 तत्व खोजे गए थे, उन तत्वों को इन्होंने क्या किया? एक सारणी बनाई। अभी बताएंगे किस तरह से सारणी बनाई गई थी। सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, और जब परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो 10-36 पंक्तियों में रखा गया। कैसे रखा गया? 10-36 पंक्तियां, यानी कि ऐसे सीधी सीधी 10-36 पंक्तियों में रखा गया। इन 36 पंक्तियों को हम सभी ने क्या कहा? श्रेणियां थी। इन 36 पंक्तियों को क्या कहा हमने? श्रेणियां थी। जब 36 पंक्तियां बनाई गई थी, उन 36 पंक्तियों को हमने श्रेणियां कहा। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या सामने निकल के आया? तत्वों की 10 श्रेणियों को, क्या लिखा है? तत्वों की 10 श्रेणियों को 7-36 पंक्तियों में विभाजित कर दिया गया। किसमें विभाजित कर दिया गया? 7-36 पंक्तियों में विभाजित किया गया, जिसको हम सभी ने क्या कहा? बाद में कहा कि यह हमारी क्या है?
आवर्त हैं। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, 10 क्षैतिज पंक्तियां बनाई, जिसको हमने सब लोगों ने मिलकर उसको क्या कहा, श्रेणियां कहा। और जो 10 श्रेणियां बनाई गई थी इन्होंने क्या किया, उसको 7 क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित कर दिया, जिसे हम सब ने क्या कहा, आवर्त कहा। अगला पॉइंट था इनका, तत्वों को 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांटा गया। क्या किया, तत्वों को 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांटा गया। इन 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहें या वर्ग कहें या इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रुप कहते हैं। देखो कैसे टेबल बनाई गई थी। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि 10 क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले मुजले ने क्या किया कि 10 क्षैतिज पंक्तियां बनाई इस टाइप से। सबसे पहले इन्होंने इसको क्या कहा कि यह श्रेणियां है हमारी, 10 क्षैतिज पंक्तियां बनाई और इसको इन्होंने क्या क्या कहा कि यह हमारी क्या है, श्रेणियां हैं। श्रेणियों को 7 आवर्त में विभाजित कर दिया गया। किसमें विभाजित किया गया, 7 आवर्त में विभाजित किया गया। देखो पहला आवर्त 1 2 3, कितने हो गए, 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 7। तो मोजले ने क्या कहा कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि 10 श्रेणियां बनाई और 10 श्रेणियों को इन्होंने 7 आवर्त में विभाजित कर दिया। किसमें विभाजित किया, 7 आवर्त में विभाजित कर दिया गया। फिर इसमें लिखा है तत्वों को 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित किया गया। ये आपका क्षैतिज हो जाएगा और हम ऐसे अगर जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। देखो कैसे ऊर्ध्वाधर में इन्होंने बांटा है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपकी मेंडलीफ की सारणी बनकर क्या हो गई, तैयार हो गई। ये मेंडलीफ की क्या थी, सारणी बनकर तैयार हो गई। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, 8 तो रोमन नंबर में लिखे लेकिन लास्ट वाला क्या कर दिया इन्होंने, शून्य समूह कर दिया गया। इसको तुमने क्या कहा कि यह हमारे आवर्त हैं। क्या है, आवर्त हैं। और इनको हमने क्या कहा था कि 10 हमारी क्या है, श्रेणियां हैं। यह 10 श्रेणियां कहलाई, यह 7 आवर्त कहलाए और यह 9 आपके क्या कहलाए थे, ऊर्ध्वाधर कॉलम कहलाए थे, ऊर्ध्वाधर समूह कहलाए थे। इस टाइप से यह इनकी क्या बनी, एक टेबल बनकर तैयार हो गई। चौथा पॉइंट क्या निकल के आया मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी में, 8वें समूह और शून्य समूह को छोड़कर। अभी हमने आपको टेबल बनाई थी इस टाइप से, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 और शून्य, यानी कि ये दोनों क्या लिखा है, 8वें समूह और शून्य समूह को छोड़कर, यानी कि इसको और इसको छोड़कर शेष समूहों को 2-2 उपसमूहों में विभाजित कर दिया। यानी कि 1 से लेकर के और 7 तक की जो तत्व यानी कि जो समूह निकल के आपके सामने आए थे उसको क्या कहा इन्होंने, 2-2 उपसमूहों में विभाजित कर दिया। अगला पॉइंट, जिन्हें समूह ए व बी कहते हैं, यानी कि समूह ए व बी, यानी कि ये फर्स्ट लिखा है, ये सेकेंड लिखा है, तो समूह ए इसका भी हो जाएगा। फर्स्ट ए लिखेंगे फिर फर्स्ट बी लिखेंगे, तब जाके हम अगला लिखेंगे समूह। क्या किया, जैसे 1 से 7 तक की लिखा गया है, तो इन्होंने क्या कहा, इसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए और सेकेंड बी, इस तरह से इन 7 समूहों को क्या किया, विभाजित कर दिया गया। अगला पॉइंट, इन श्रेणियों को
सम व विषम श्रेणियों में विभाजित किया गया। जो ये आपकी श्रेणियां बनाई गई थी, यहाँ पर हमने आपको कहा था कि यहाँ पर श्रेणियां बन के सामने आएंगी। क्या किया गया, उन श्रेणियों को क्या किया इन्होंने, सम व विषम दो पार्ट में विभाजित कर दिया। जब इन टेबल्स को इतने पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया तो कहा गया कि उसमें कुछ न कुछ तत्व भी रखे जाएंगे। तो कैसे तत्व रखे गए थे, अगला पॉइंट है, पहले व दूसरे तीसरे आवर्त को हमने यहाँ पर रोमन नंबर में आपको अभी टेबल बना के दिखाई थी, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हमारे पास 7 रोमन नंबर में 10 श्रेणियां दिख रही होंगी आपको, और 7 आपको क्या दिख रहे हैं, आवर्त दिख रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, रोमन नंबर में पहला, दूसरा और तीसरा आपको दिख रहा होगा, उसको क्या कहा गया कि वह हमारे लघु आवर्त हैं। पहला, दूसरा और तीसरा आपके क्या है, लघु आवर्त हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, कौन कितने कितने तत्व रखे, 2 8 8 तत्व रखे। पहले वाले में 2 तत्व रखे, दूसरे वाले में 8 रखे और तीसरे वाले में 8 तत्व रखे। अगला पॉइंट है, चौथे पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा गया। क्या कहा गया, चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा गया, जिसमें टोटल कितने तत्व रखे गए, चौथे में 18 रखे गए और पांचवें में कितने रखे गए, 18 तत्व रखे गए। अगला पॉइंट है, छठे आवर्त में टोटल 32 तत्व रख दिए गए। क्या किया गया, छठे आवर्त में टोटल 32 तत्व रखे गए, जिसे हम सभी ने क्या कहा, अति दीर्घ आवर्त कहा। सातवां आवर्त आपका क्या था, अपूर्ण था। सातवां आवर्त क्या हुआ, अपूर्ण था। तो अब तक तो खोज हो चुकी है, सातवां आवर्त आपका फुल है इस प्रेजेंट टाइम में। लेकिन 1913 ईस्वी में जब मोजले ने यह टेबल बनाई थी, उस समय सातवां आवर्त आपका क्या था, अपूर्ण था। फिर क्या, लास्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु। जो टेबल बनाई गई थी उसमें जो पहला तत्व रखा गया, कहा गया कि यह सारे के सारे क्या होंगे, क्षार धातु होंगे, और उसके अंदर सभी के सभी क्षार धातु को क्या किया गया, रख दिया गया। और अंतिम यानी कि 0, पहला आवर्त आपका, जैसे हमने आपकी ये टेबल बनाई थी, इसमें ये फर्स्ट हुआ, ये 0 वाला क्या था, अंतिम था। ऐसे लाइन से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सो ऑन करके यहाँ पे 8 था, फिर क्या था, 0 था। तो पहला आपका ये हुआ और लास्ट वाला कौन सा हुआ, 0 हुआ। तो इसमें सारे के सारे क्षार धातु रख दिए गए और इस लास्ट वाले में सारे के सारे अक्रिय गैस तत्व क्या, अक्रिय गैस क्या किए गए, रखे गए। परंतु अपवाद के रूप में प्रथम आवर्त का पहला तत्व हाइड्रोजन है। यहां पर सबसे पहले क्या किया गया, हाइड्रोजन को रखा गया, और अभी तक आपका हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। अगली हेडिंग क्या निकल के आई, मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता। इसमें मेंडेलीव की सारी आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिताओं के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें फर्स्ट हेडिंग है आपकी नए तत्वों की खोज। यानी कि जब मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी, उसमें मेंडेलीव ने एक भविष्यवाणी करी थी, कहा था कि भविष्य में अगर कहीं पर भी अगर नए तत्वों की खोज होती है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, रिक्त स्थान छोड़ दिया था। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई तो उसमें जितने भी रिक्त स्थान छोड़े गए थे उन सब की भरपाई हो गई। तो पॉइंट में क्या लिखा है, मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति नए तत्वों की खोज द्वारा पूरी कर ली गई थी। अगली हेडिंग है अध्ययन में सहायता। जो तत्व प्राप्त हुए, यानी कि इस जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें जो रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे, मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से उसको भर भी दिया गया था। उसके बाद उनको अध्ययन करने में सहायता कैसे हमको मिली, जो तत्व प्राप्त हुए उन्हें समान उपवर्ग में रखा गया जिससे उनके गुणों के अध्ययन में सहायता मिलती है। यानी कि जो तत्व सेम थे उसको एक ही उपवर्ग, एक ही ब्लॉक में रखा गया, एक ही उपवर्ग, एक ही आवर्त, एक ही सारणी में रखा गया, जिससे हमको अध्ययन में क्या हुई, सहायता हुई। जैसे हम मान लें कि जितने भी क्षार धातुएं थी उनको एक लाइन में रख दिया गया, जितनी भी क्षारीय मृदा धातुएं थी उनको एक लाइन में रख दिया गया। अगला पॉइंट है भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया। क्या कहा कि जितने भी हमारे भारी तत्व होंगे वह हल्के तत्वों से पहले आएंगे। फिर लास्ट अगला पॉइंट है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, जितने भी तत्व रखे गए थे वहां आपके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे। अक्रिय गैसों के लिए स्थान निर्धारित हो गया। क्या लिखा है, अक्रिय गैसों के लिए स्थान निर्धारित हो गया।
आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। जब मेंडलीफ की लक्षण मिले हमको, उपयोगिताएं मिली, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दोष सामने निकल के आए। वह दोष क्या थे आपके? हाइड्रोजन का स्थान, इसमें पहली हेडिंग है कि हाइड्रोजन के गुण, क्या लिखा है? हाइड्रोजन के गुण फर्स्ट वर्ग की 4 धातुएं, जो फर्स्ट वर्ग बनाया गया था उसको कहा गया कि वह 4 धातुएं हैं, तथा 7वें वर्ग के हैलोजन से मिलते हैं। यानी कि यह एक अपवाद हाइड्रोजन सामने निकल के आया कि यह 4 धातुओं से भी मिल रहा था और हाइड्रोजन से भी क्या कर रहा था? इसके गुण आपस में मैच कर रहे थे, इसलिए हाइड्रोजन का स्थान आज तक भी निश्चित नहीं हुआ है। अगली हेडिंग है अधातुओं तथा धातुओं का स्थान। धातुओं तथा अधातुओं को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। क्या किया इन्होंने? जब सारणी बनाई, धातु को भी एक में रख दिया और अधातु को भी एक में रख दिया, जिससे यह टेबल क्या हो गई? इसके अंदर यह एक दोष सामने निकल कर आया। अगला दोष सामने क्या निकल के आया? समान गुण के तत्वों को अलग रखा जाना। जो समान गुण थे, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण आपके एक साथ मैच कर रहे थे, इन्होंने क्या किया? उनको अलग रख दिया। बेरियम, लेड और एजी यानी कि सिल्वर के गुण समान होने पर भी इन तत्वों को अलग समूह में रखा गया। यह इनका दोष सामने निकल के आया कि इन सबके गुण जब आपस में मैच कर रहे थे तो मोजले ने क्या किया? इन तत्वों को अलग स्थान दे दिया गया। अगली हेडिंग है लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड तत्वों का स्थान। लैंथेनाइड व एक्टेनाइड तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में अलग नीचे स्थान दिया गया है, जो उचित नहीं था। पूरी टेबल में सबसे नीचे स्थान दे दिया और उसमें कुछ तत्वों को रख दिया गया, जिससे उनके गुण, उनके भौतिक गुण पूरी टेबल से क्या कर रहे थे? मैच नहीं कर रहे थे। अगले वाले वीडियो में हम आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।